नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पीयूष और आप सुन रहे हैं रहस्य द मिथ। तो जल्दी से अपने हेडफोन्स को लगा लीजिए और तैयार हो जाइए मेरे साथ डर को महसूस करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की पहली कहानी पर। आज की पहली कहानी हमें रोहित ने भेजी है। तो यह बात उस दिन की है जब रोहित अपने ऑफिस से निकल रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ ज़्यादा ऑफिस में काम होने की वजह से रात के 11 बजे तक रुकना पड़ा। जब रोहित ने अपनी घड़ी देखी तो रात के 11 बज रहे थे। रोहित ने जल्दी से अपने ऑफिस के सारा काम पूरा किया और ऑफिस से बाहर की तरफ चल पड़ा। वो अब अपने घर जाने के लिए टैक्सी ढूंढ ही रहा था, लेकिन रात इतनी हो चुकी थी उसे कोई टैक्सी दिखाई ही नहीं दे रही थी। उसने मन ही मन सोचा कि आज लगता है उसे पैदल ही घर जाना होगा, और वो पैदल अपने घर की तरफ जाने लगा। जैसे ही वो अपने घर जाने वाले रास्ते की तरफ पहुंचा, उसने देखा आज वह रास्ता बंद था। जैसे ही वह रास्ते के करीब पहुंचा तो उसने देखा रोड पर कुछ काम चल रहा था। वह थोड़ा देर खड़ा होकर उसी रास्ते को देख ही रहा था कि तभी रोड का कर्मचारी आते हुए उससे बोलता है, साहब आज ये रास्ता बंद है, आज यहाँ पर रात भर काम होगा, आप दूसरे रास्ते से चले जाइए। उसने जंगल की तरफ बने हुए एक रास्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा। जंगल के रास्ते की तरफ रोहित ने ध्यान से थोड़ा देर तो देखा। जंगल का रास्ता बेहद घना एवं सुनसान दिखाई दे रहा था, लेकिन रोहित के पास अब कोई रास्ता ही नहीं था। वह चुपचाप जंगल के रास्ते की तरफ चलने लगा। जंगल इतना सुनसान था कि मानो ऐसा लग रहा हो यहाँ जानवरों के अलावा और कुछ है ही नहीं। रोहित यह सोचकर जंगल की तरफ जाने लगा। जंगल के रास्ते में इतने गड्ढे थे कि रोहित गिरते गिरते बचा। रोहित ने अपनी जेब से मोबाइल निकाली और टॉर्च जला ली। तभी उसने देखा उसके मोबाइल की बैटरी बहुत ज़्यादा लो है। उसने जल्दी से पहले यह सोचा कि अपनी माँ को फ़ोन करके बता दे कि उसे आज घर आने में देरी होगी। जैसे ही वह अपनी माँ को फ़ोन लगाने ही वाला था कि उसने देखा उसके फ़ोन में नेटवर्क नहीं है। रोहित ने फ़ोन न लगाकर फ़ोन का टॉर्च जलाया और अपने जंगल के रास्ते की तरफ जाने लगा। तभी उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे जितना भी वह चल रहा हो रास्ता ख़त्म ही नहीं होगा। उसने ये सोचा कि शायद अंधेरे की वजह से उसे ऐसा लग रहा हो। तभी उसका फ़ोन बजता है। फ़ोन की स्क्रीन पर जैसे ही वो देखता है तो उसकी माँ का नाम लिखा होता है, लेकिन जब वो फ़ोन के नेटवर्क को देखता है तो उसमें नेटवर्क ही नहीं रहता है। इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता हुआ वो फ़ोन उठाता है और बोलता है, हेलो माँ, लेकिन उधर से कोई आवाज़ नहीं आती है। वो दोबारा बोलता है, हेलो माँ, तब भी कोई आवाज़ नहीं आती है। रोहित चुपचाप फ़ोन काट देता है और अपने घर की तरफ चलने लगता है। कुछ देर तक चलने पर वो थक जाता है और एक पत्थर पर बैठ जाता है। जैसे ही वह पत्थर पर बैठा होता है तो उसे ऐसा लगता है कि वह किसी पत्थर नहीं किसी की कब्र पर बैठा हुआ है। जल्दी से वो अपने मोबाइल की टॉर्च जलाता है और पत्थर को देखता है तो वो पत्थर सच में किसी की कब्र थी और कब्र पर नाम लिखा हुआ था, सेचू। वह यह नाम पढ़कर डर जाता है और वहाँ से अपने घर की तरफ चलने लगता है। तभी उसका फ़ोन बजता है। रोहित स्क्रीन पर देखता है कि दोबारा माँ का फ़ोन आया होता है। रोहित फ़ोन को उठाता है और बोलता है, हेलो माँ। तभी उधर से तुम्हारी धीरे सी आवाज़ आती है, माँ नहीं, मैं तुम्हारी मौत बोल रही हूँ। यह सुनकर रोहित बिल्कुल डर जाता है और फ़ोन काट देता है। उसके हाथ काँपने लगते हैं और तभी उसे ऐसी आवाज़ आती है जैसे उसके पास कोई आ रहा हो। वह जंगल में चल रहा था, तभी उसे अचानक एक ऑटो दिखाई देता है। वो मन में सोचता है कि अचानक जंगल में ऑटो कहाँ से आ गया, और उसने ऐसा कहा ही था कि तभी ऑटो वाला उसके पास आता है। अरे साहब, आप इस भूतिया जंगल में क्या कर रहे हैं? तब रोहित कहता है, मैं इस जंगल में खो चुका हूँ। तब ड्राइवर कहता है, साहब, जो भी इस भूतिया वीरान जंगल में आता है वह खो ही जाता है। तब ड्राइवर वाला कहता है, इस जंगल में कोई खो ना जाए, इसीलिए हम जैसे ऑटो ड्राइवर जंगल में अपना ऑटो चलाते हैं। तब रोहित बोलता है, तुम्हें जंगल में डर नहीं लगता? ऑटो ड्राइवर कहता है, मुझे कैसा डर, मेरा तो रोज का आना जाना है। तभी रोहित बोलता है, अभी तुमने तो कहा इस जंगल में भूत है। फिर ऑटो वाला बोलता है, हाँ इस जंगल में भूत तो है, पर वो मुझे नहीं कुछ कर सकता। तभी रोहित बोलता है, तुम्हें क्यों नहीं कुछ कर सकता है? वह भूत तब ऑटो वाला कहता है, मैं उसे खाने के लिए मांस देता हूँ। रोहित बोलता है, जानवरों का मांस? तब ऑटो वाला बोलता है, नहीं, इंसान का मांस। तभी रोहित पूछता है, जिंदा या मुर्दे इंसान का मांस? तब ऑटो वाला बोलता है, मुर्दे इंसान का मांस। तब रोहित ऑटो वाले से पूछता है, तुम मांस कहाँ से लाते हो? ऑटो वाला बोलता है, चीर कर दफनाए गए लोगों की लाशों के शरीर सड़े गले मांस खिलाता हूँ, इसीलिए वह भूत मुझे कुछ नहीं करता है। तभी रोहित पूछता है कि वो मुझे कुछ करेगा तो नहीं? तब ऑटो वाला बोलता है, साहब, अब भूत आपको भी नहीं छोड़ेगा क्योंकि आप उसकी कब्र पर बैठे थे। तभी रोहित उससे पूछता है, क्या उसका नाम सेंचू था? तब ऑटो वाला ड्राइवर बोलता है, हाँ ये उसका ही नाम है, मतलब उसने आपको फ़ोन किया था। ऑटो ड्राइवर कहता है, साहब
आप जल्दी से मेरे ऑटो में बैठ जाइए, मैं आपको सुरक्षित घर पहुंचा दूंगा। सुनकर रोहित जल्दी से ऑटो में बैठ जाता है और ऑटो वाला चढ़ने लगता है। अचानक वो ऑटो चलते चलते बंद हो जाती है। रोहित ऑटो वाले से पूछता है, क्या हुआ भाई, ऑटो क्यों बंद हो गई? तब ऑटो वाला बोलता है, लगता है ऑटो का फ्यूल खत्म हो गया है। यह सुनकर रोहित को और भी ज़्यादा डरने लगता है और वह आप सोचने लगता है कि वह इस जंगल से कैसे बाहर निकलेगा। ऑटो वाला बोलता है, अब हमें पैदल ही चलना होगा। उसी समय रोहित को एक आवाज़ सुनाई देती है। वह आवाज़ उसे ऐसी लगती है इससे कोई भूत हुआ हो। तभी रोहित पर बैठा हुआ बोलता है, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? यह आवाज़ सुनकर रोहित डर जाता है और ऑटो से बाहर निकलकर भागने लगता है। भागते भागते वह एक घर के पास पहुंचता है। घर देखने में भूतिया घर जैसा लग रहा था, लेकिन रोहित डरते डरते घर के अंदर जाता है। लेकिन घर के अंदर बहुत अंधेरा था। रोहित उस घर के अंदर उजाला करने के लिए कुछ ढूंढता है, लेकिन वह माचिस के अलावा कुछ नहीं मिलता। तब रोहित माचिस की तिरी निकालता है और उसे जलाता है और मोमबत्ती ढूंढने के लिए जाता है। रोहित को मोमबत्ती मिल जाती है और मोमबत्ती जलाता है, जिससे उस घर में उजाला हो जाता है। रोहित मन ही मन जैसे सोचता है कि कैसे भी करके आज रात बीत जाए, सुबह होती मैं यहाँ से चला जाऊँगा। यह कहकर रोहित सोने के लिए उस भूतिया घर के एक कमरे में चला जाता है। वह मोमबत्ती को एक मेज पर रख देता है और अपने जूतों को उतार कर वहीं लेट जाता है। तभी उसकी नजर एक पेंटिंग पर पड़ती है। वो पेंटिंग को देख कर डर जाता है, क्योंकि उस पेंटिंग में जो चित्र था वो एक खून पीने वाले भेड़िए का था। रोहित उस पेंटिंग को डरते डरते नीचे उतार देता है और बिस्तर पर जाकर सो जाता है। कुछ देर बाद उसे पानी पीने की इच्छा होने लगती है। पानी ढूंढने के लिए वह किचन से उठता है, लेकिन उसे किचन नहीं दिखाई देता। अचानक उसकी नजर एक घड़े पर जा पड़ती है। वह उस घड़े के अंदर से पानी निकालकर पी लेता और सोने जाता है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ती है। वह आवाज़ सेंचू की थी। रोहित वहाँ से भागने वाला ही था, तभी वह देखता है कि उसे किसी के पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। निशान उसी की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे थे। वह डर के बाहर जाने ही वाला था, तभी बाहर का दरवाज़ा अचानक बंद हो जाता है। रोहित दरवाजे के पास जाता है और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, पर दरवाज़ा खुलता ही नहीं है। तभी रोहित के कंधे पर एक हाथ आता है। वह हाथ सेंचू का था। रोहित सेंचू के हाथ को देखकर बेहोश हो जाता है। वह जब उठता है तो देखता है सुबह हो चुकी है। उसके सामने एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था और उस बूढ़े व्यक्ति के बड़े बड़े राक्षस जैसे दांत थे। रोहित उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर डर जाता है। तब वह बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। यह सुनकर रोहित को थोड़ा सा सुकून मिलता है। मेरा नाम रामू है और मैं इस घर की देखभाल करता हूँ। जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा तुम बेहोश पड़े थे, इसीलिए मैं तुम्हें उठाकर इस कमरे में लेकर आया। मैंने इस घर में एक भूत को देखा है। उसे देखकर रोहित रामू से बोलता है। तो बूढ़ा व्यक्ति रामू बोलता है, उसका नाम सेंचू था। रोहित बोलता है, हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम कि उसका नाम सेंचू था? तब रामू बोलता है, यह घर उसी का है। इस घर में वह अपने बच्चों के साथ रहता था। उसे मांस खाना बहुत पसंद था। वह सभी चीज़ों का मांस खा लेता था, चाहे वो मांस इंसान का हो या जानवर का। इसीलिए गांव वाले उसे पसंद नहीं करते थे। सेंचू जब भी गांव वालों के पास बातचीत के लिए जाता तो उसे कोई बातचीत नहीं करता और बच्चे उससे डरकर भाग जाते, क्योंकि वो इंसानों का भी मांस खा जाता था। एक दिन गांव वालों ने निर्णय कर लिया कि आज हम सेंचू के घर को मिलकर जला देंगे, नहीं तो सेंचू हम सबको मारकर खा जाएगा। यह गांव वाले डर जाते हैं और सेंचू के घर को जलाते। इतना कहते ही एक गांव वाला माचिस निकालकर मसाला जलाता है और सभी गांव वाले सेंचू के घर की तरफ चल देते हैं। सभी गांव वाले सेंचू के घर के सामने पहुंच जाते हैं और उसके घर के दरवाजे को सामने से बंद कर देते हैं। एक गांव वाला बोलता है, जला दो, इस सेंचू के घर को जला दो। गांव वालों की आवाज़ को सुनकर सेंचू दरवाजे के पास आता है, पर दरवाजा आगे से बंद रहता है। तो वह खिड़की के पास आता है। खिड़की से बाहर देखता है तो सभी गांव वाले हाथ में मसाला लेकर खड़े हैं और चिल्ला रहे हैं कि सेंचू का घर जला दो। तभी सोचे बोलता है, गांव वालों तुम ये क्या कर रहे हो? तो एक गांव वाला बोलता है, हम तुम्हारा घर जला रहे हैं क्योंकि हमें डर है तुम इंसानों का मांस खाते हो और तुम हमें भी खा जाओगे, इसलिए हम तुम्हें जिंदा जलाकर इस गाँव को बचाएंगे। इतना कहते हुए सेंचू के घर को जला देते हैं। सेंचू और उसका परिवार तड़प तड़प कर मर जाता है। तब रामू बोलता है कि वह खुद कुछ नहीं करता है। रामू और सेंचू के घर पर काम करता है, इसीलिए वह मुझे कुछ नहीं करता। इतना कहकर रामू काका रोहित से कहते हैं, बेटा तुम वहाँ से चले जाओ, नहीं तो सेंचू तुम्हें मार देगा।
यह बातें सुनकर रोहित उस भूतिया घर से निकलकर अपने घर की तरफ चल देता है। रोहित रोड पर खड़ा होकर ऑटो का इंतजार करता है। तभी एक ऑटो रोहित के पास आती है और ऑटो वाला बोलता, आपको कहाँ जाना है साहब? तब रोहित बोलता, मुझे रायबरेली जाना है। इतना कहकर रोहित ऑटो में बैठ जाता है और अपने घर की ओर चल देता है। वहाँ घर पहुँचकर ऑटो से नीचे उतरता है और ऑटो वाले को पैसे देकर अंदर चला जाता है। जैसे ही वह अपनी बातें माँ को बताता है तो उसकी माँ डर जाती है और कहती है, तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना बेटा? रोहित बोलता है, नहीं माँ, कुछ तो नहीं हुआ। उसके बाद रोहित रोज की तरह ऑफिस जाने लगा। उसके बाद वह उस जंगल के रास्ते से रोहित दोबारा फिर घर नहीं गया। तो ये थी हमारी आज की पहली कहानी। चलते हैं आज की दूसरी और आखिरी कहानी पर। अनिल अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। अचानक कंडक्टर की आवाज़ से सुनकर उसका ध्यान टूटा। उसने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। कहाँ का टिकट दूं सर? कंडक्टर ने अपनी बात दोहराई। अनिल पहले तो खुद को संभालने में लगा और फिर कुछ याद करते हुए बोला, ओह टिकट बेलपुर का दे दीजिए। कंडक्टर ने उसे घूर कर देखा। बेलपुर का नाम सुनकर उसे थोड़ी सी हैरानी हुई। आसपास के लोग भी उसकी तरफ आश्चर्य से देखने लगे। अपनी तरफ सबको ऐसे आश्चर्य से देखता हुआ देखकर उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने अपनी जेब में से 100 का नोट आगे कर दिया और कंडक्टर ने चुपचाप पैसे लेकर टिकट उसकी तरफ बढ़ा दिया। भादो का कृष्ण पक्ष है बेटा और रात का सफर है, तुम दिन में चले जाना, उसकी मौसी ने कहा था। नहीं मौसी, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पास अभी समय है, नहीं तो मैं दिन का सफर तय कर लेता, उसने सोचते हुए कहा। दरअसल वो 1 हफ्ते की छुट्टी के लिए अपने गाँव जा रहा था। 2 दिन तो आने जाने में ही लग जाएंगे, बच्चे 4 दिन, उसमें वो क्या ही कर पाएगा। चैन से 2 शब्द अपनी माँ से बात भी नहीं कर पाएगा। उसने कुछ सोचते हुए अपने आप से कहा, नहीं मौसी, मैं भी निकलूंगा तो रात के 10 बजे तक अपने घर पहुंच जाऊंगा। और अनिल ने 4 बजे की बस से निकल गया। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा था। वह खिड़की से बाहर देख रहा था। शहर के भीड़ भाड़ वाले रास्ते खत्म होते ही काफी शाम हो चुकी थी। दूर दूर तक सिर्फ खेत और उसके बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे थे। अंधेरा होते होते वह भी दिखना बंद हो गया। कभी कोई गांव पड़ता तो दूर हल्की सी कोई रोशनी नजर आ जाती, जो कुछ सेकंड में ही खत्म हो जाती। अचानक उसने महसूस किया कि उसका बैग उसके पास नहीं है। वह घबराकर खड़ा हो गया। तभी उसकी निगाह पीछे की तरफ गई। उसने देखा उसके बैग के पीछे की सीट के पास जाकर फंस चुका है। अरे यहाँ पीछे कैसे हो गया? उसने मन में सोचा। हो सकता है स्पीड ब्रेकर से उछलते हुए पीछे चला गया हो। उसने अपने बैग को खींचकर अपने पैरों के पास रख लिया। तभी उसने देखा कि पूरे बस में लगभग वो अकेला बचा है। ड्राइवर और कंडक्टर आगे बैठे हैं और 2 यात्री सबसे पीछे सीट पर बैठे हैं। दोनों ने अपने आप को चादर से ढक रखा था। इतनी गर्मी में चादर? उसने अपने मन में सोचा, लेकिन फिर कहा, मुझे क्या? और वह फिर बैठ गया। अब बाहर अंधेरा इतना गहरा हो गया था कि कुछ भी दिखना लगभग बंद हो चुका था। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई कपड़ा उसके सिर के ऊपर से घूम गया हो। उसने अपनी बाईं तरफ देखा तो वे दोनों यात्री जो पीछे बैठे थे आकर उसकी बराबर वाली सीट पर बैठ चुके थे। एक बार उसने उन दोनों को देखा, उनके चेहरे आधे ढके हुए थे। उसे कुछ अजीब सा लगा क्योंकि उसे इतनी उमस हो रही थी और वो दोनों चादर ओढ़कर बैठे थे। कहाँ जाना है तुम्हें? तब तक अचानक से एक यात्री ने पूछा। बेलपुर, उसने घबरा कर कहा। उन दोनों में से एक ने कहा, मैं भी उसी तरफ का हूँ। उसकी आवाज़ में इतनी ज़्यादा गंभीरता थी कि दिल घबरा गया। उसे लगा कि शायद उसने गलती कर दी है। उसे याद आया माँ ने कितनी बार हिदायत दी थी कि रास्ते में आने जाने वालों से ज़्यादा दोस्ताना सही नहीं होता है, और ख़ासकर अपने बारे में जानकारी देना तो बिल्कुल गलत है। उसे अपने आप पर पछतावा होने लगा। आपको कहाँ जाना है? उसने दोनों से कहा। हम तुमसे आगे जाएंगे, उनमें से एक ने कहा। उसने राहत की सांस ली। चलो कम से कम यह मुझसे आगे तो जाएगा। तभी अचानक झटके से बक रुक गई। उतर जाइए सर, बेलपुर आ गया है, कंडक्टर ने वहीं से चिल्लाकर कहा। अनिल अपना बैग लेकर खड़ा हो गया और आगे जाकर उतरने लगा। आखिरी सीढ़ी पर कदम रखते समय उसने मुड़कर पीछे देखा। वो आदमी वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ चुके थे। उसे आश्चर्य हुआ, अभी तो ये मेरे बराबर में बैठे थे और अचानक पीछे कब चले गए? एक अजीब सा डर उसके दिमाग में बैठ चुका था। बस उसे अपने गांव के स्टॉपेज पर छोड़कर आगे बढ़ गई। यहाँ से उसके घर का रास्ता 1 ही किलोमीटर बचा हुआ था, जो उसे पैदल तय करना था, जिसमें आधा किलोमीटर तो पक्की सड़क थी और फिर आधा रास्ता कच्चा था जो गांव की तरफ जाया करता था। उसने अपने दाएं बाएं देखा, शायद कुछ साधन मिल जाए, लेकिन ऐसे गांव में कहाँ ही साधन मिलते हैं, और रात भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। 10 बज रहे थे। हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही थी। ऐसे में कोई साधन मिलना तो नामुमकिन जैसा ही था। उसने अपने आप से कहा और बैग उठाकर आगे चल दिया। खाली सड़क पर दोनों तरफ दूर दूर खेत थे, जिसमें शायद धान की फसल उगी हुई थी। सड़क के किनारे ऊंची ऊंची मूंज की झाड़ियाँ थी, जो कि गांव में अक्सर सड़क किनारे पाए जाते हैं। इन मुंजों की जड़ इतनी मजबूत होती है, कितनी भी उखाड़ लो वापस से निकल आती हैं। फिर अब तो बारिश का ही मौसम है, ऐसे कितने खास बात निकल ही आते होंगे, उसने मन में सोचा।
अनिल धीरे धीरे बढ़ता हुआ आगे जा रहा था। अचानक उसे अपनी दूर पर एक मुंह हिलता हुआ दिखाई दिया। उसका ध्यान जैसे ही वह उस तरफ गया, वो झाड़ियां हिलना बंद हो गई। हवा हो गई, उसने अपने आप से कहा। तभी अचानक झाड़ियां तेज से हिलने लगी। उसने घबरा कर कहा, कौन है? कौन है वहां पर? इस बार उसे लगा उन झाड़ियों में से निकलकर कोई सड़क पर आ गया है। अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर वह छाया उसे अपनी तरफ ही आती हुई दिखाई दी। वो एकदम पसीने से भीग गया। उसने अपने दाएं बाएं तरफ दूर दूर तक खेत को देखा और एक बार तो उसने यह सोच लिया कि वह खेत में पड़ जाए, लेकिन बारिश हुई थी, खेत पानी से भरे होंगे, उसमें उसका भागना और ज्यादा मुश्किल हो जाता। उसके दोनों पैर उसी जगह पर इस तरह से जड़ गिरे थे और उसकी छाया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। तभी अचानक एक तेज टॉर्च की रोशनी उसके सामने आ पड़ी। अरे यह तो सांड है, उसने टॉर्च की रोशनी में देखा। अचानक आंखों में रोशनी पड़ने से सांड घबरा गया और झाड़ियों में घुस गया। लेकिन ये रोशनी कहाँ से आई? सचिन ने बोला और पलट कर अपने पीछे देखा। उसके पीछे 2 आदमी खड़े थे। उसने ध्यान दिया, अरे यह तो वही बस वाले आदमी है, उसने मन में कहा और डर के मारे कांपने लगा। आप लोगों को तो मुझसे आगे जाना था, आप लोग यहाँ कैसे उतर गए? उसने बहुत ज्यादा हिम्मत जुटाते हुए कहा। अरे वो तुम्हारे उतरते ही बस खराब हो गई तो हमें भी बस से उतरना पड़ा। देखा तुम्हारा गांव था तो सोचा कहीं जाने का रास्ता नहीं तो यहीं गांव में आज रात के लिए रुक जाते हैं। उनमें से एक ने कहा, चलो। कहाँ? अनिल ने घबरा कर कहा। अरे घर नहीं जाना क्या? उनमें से एक ने हंसकर कहा। उसकी हंसी इतनी ज्यादा अजीब थी कि अनिल घबरा गया। फिर वह दोनों उसे लेकर चलने लगे। उसे इतना डर लग रहा था कि वह समझ ही नहीं पा रहा था क्या करे। ये भगवान, अब मैं क्या करूं? उसने अपने आप से कहा। तुम लोग मेरे गांव में किसी को जानते हो? अनिल ने पूछा। नहीं, उन दोनों ने गंभीर होकर कहा। फिर कहाँ रुकोगे? वहीं से वाले पर एक आदमी ने जवाब दिया। तभी उसे दूर एक रोशनी दिखाई दी। उसने ध्यान से देखा, अरे यह तो शिवाला है। उसका थोड़ा दूर कम हुआ। उसे विश्वास था कि शिवाले पर उस गांव के पुजारी जरूर होंगे। वह जल्दी जल्दी चलने लगा। वह दोनों अजनबी भी उसके बराबर में ही चल रहे थे। जैसे ही शिवालय कुछ पास में आया तो उसने देखा पंडित जी 2 लोगों के साथ बाहर ही बैठे थे। उसका दर्द थोड़ा कम हुआ और दौड़कर मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ गया। फिर उसने पलट कर कहा, आओ तुम दोनों भी यहीं रुक जाओ। अचानक उसकी आवाज से पंडित जी का ध्यान उसकी तरफ आ गया। कौन हो बेटा? अरे चाचा, मैं अनिल, समर सिंह का बेटा। अनिल ने बोला। अरे तुम इतनी रात को? पंडित जी ने आश्चर्य से पूछा। हाँ चाचा, थोड़ा लेट हो गया था, उसने कहा। चाचा यह लोग मुसाफिर हैं, आज रात यहीं रुकेंगे, उसने पंडित जी से कहा। कौन बेटा? पंडित जी ने उसके साथ वालों के आश्चर्य से पूछा। उसने पलट कर देखा और वो दोनों आदमी वहां नहीं थे, वो दोनों गायब हो चुके थे। पंडित जी और उसके साथ बैठे हुए सारे लोग आश्चर्य से उसे देखने लगे। अनिल भी हक्का बक्का रह चुका था कि वो दोनों व्यक्ति जो अभी उसके साथ चल रहे थे अचानक से कहाँ गायब हो गए। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई हो। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही कहानियों के लिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले कहानी में। थैंक यू।